तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को क्या है हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो डियर, एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं, सभी का सॉल्यूशन क्या आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की ओर। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्याएं दी आपको, इनको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड हम किसे कहते हैं? किसी चीज को तोड़ने को, किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट के रूप में विभक्त करने को ही हम क्या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम किसे कहते हैं? किसी चीज को हम क्या छोटे छोटे पार्ट में क्या विभक्त करने यानी तोड़ने को ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो देखो, अभी हमें किसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं? अभी हमें करने हैं इन संख्याओं के। तो देखो, आपसे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैथमेटिक्स में बोले तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है। आपको उस संख्या की अंतिम संख्या को देखना है कि यदि उस संख्या की अंतिम संख्या में इस प्रकार की कोई संख्या 0,2,4,6,8 इस प्रकार की कोई भी सम संख्या है, तो उसे सदैव हम किससे 2 से विभाजित करते हैं। तो आपको किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोले तो आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है? उस संख्या की अंतिम संख्या को देखना है कि दी गई संख्या की अंतिम संख्या क्या है। एक सम संख्या है तो उसे सदैव हम 2 से विभाजित करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड सॉल्यूशन। तो देखो, हमने देखा इसके अंतिम संख्या में क्या है, सम संख्या। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किससे करेंगे? 2 से प्रारंभ करते हैं। 2 से करे तो आया 70, फिर 2 से करे फिर आया आपका 35। अब देखो, 2 से तो जा नहीं सकता क्योंकि इसकी अंतिम संख्या में क्या है, सम संख्या नहीं है। तो अब हम इसे किससे विभाजित करते हैं? 3 से देखते हैं। 3 ही कम 3, 3 से 3 से नहीं होगा, 4 4 से भी नहीं होगा। अब करते हैं हम 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 ही कम 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 का भाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7 इजिकल्स टू 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 इजिकल्स टू 7 की पावर 1। यानी कि 140 का भाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास? 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो हमने देखो इसे क्या है, घात के रूप में लिख दिया है। यही यही क्या आपके 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? 140 के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लिखा है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर का 156 का। आपने देखा क्या, इसकी भी अंतिम संख्या में सम संख्या है, तो इसे हम किससे 2 से विभाजित करेंगे? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करा हमने, 2 तिया 6 और 2 नीम 18, फिर 3 से करा, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 13 ही कम 13। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? 8 सॉरी 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होंगे आपके? 2 गुणा 3 गुणा 13 होंगे आपके 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। यही क्या है आपके 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आई होप आपको इन दोनों डिजिट के अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गए होंगे और करना भी आ गया होगा। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उस चीज को हम क्या छोटे छोटे पार्ट के रूप में लिखते हैं, उसका भी क्या तरीका होता है। ठीक है, और सम और असम का ना, विषम का सॉरी। तो देखो, अब हमारा अगली संख्या आती है हमारी थर्ड नंबर की 3825। इसके अब हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो, हमने देखा इसकी अंतिम संख्या में क्या है, सम संख्या नहीं है, तो इसे हम 2 से तो विभाजित नहीं कर सकते। अब हम 3 से करते हैं इसे। 2 के बाद आता 3, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 6 और इधर गया आपका 2, 3 सत्ते 21 और इधर 3 सत्ते के और गया 1, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से करते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो देखो, अब ये 3 से तो विभाजित नहीं हो रहा क्योंकि 3 नहीं कम 3 और 3 चौक 12, 3 से विभाजित नहीं हो रहा, अभी 4 से भी नहीं होगा। अब होता है ये 5 से विभाजित। 5 अट्ठे 40 और 3 गए इधर, 5 अट्ठे 40, 2 गए इधर, 5 पच्चे 25। फिर हम 5 से करते हैं, 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 ही कम 17। तो देखो, अब हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे आपका 3 × 3 × 5 × 5 × 17 17। इसको हम घात के रूप में लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। यही क्या हमारे जो 3825 के क्या अभाज्य गुणनखंड है। आई होप आपको इसके अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन 505। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करने हैं। इसकी अंतिम संख्या में सम संख्या तो नहीं है, तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि हम 2 से तो विभाजित नहीं कर सकते। हम 3 से देखते हैं। 3 × 3 3 6 नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, अब ये जाएगा 5 से। 5 × 5 5 × 5। अब हम इसे फिर से 5 से करने की कोशिश करते हैं। 5 से नहीं जाएगा, अब हम 7 से करते हैं। 7 × 7 3 गया था, 7 चौक 28, 2 इधर, हाँ 7 से चला जाएगा। 7 × 7 और 7 चौक 28 और आपका 7 या 31 21 सॉरी, ठीक है। अब हम इसे विभाजित करते हैं किससे, 13 से। 13 × 13 कैरी का 1, 13 × 13 और 11 × 11, ठीक है। तो हम लिखेंगे 505 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे आपका 5 × 7 × 13 × 11। एक बार तो इनकी पावर 1 1 1, ये क्या है आपका 505 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो आई होप आपको इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड भी क्या है समझ में आ गए होंगे। तो देखो अब हमारी आखिरी लास्ट संख्या आती है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो अब हमारी 4th नंबर की संख्या 7429 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो हमें देखना है कि इसकी संख्या की अंतिम संख्या में देखा हमने कि 0 सम संख्या तो नहीं है, इसे हम इसलिए 2 से तो विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो अब हम किसी और संख्या से देखते हैं। 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, ये जाएगा आपका 11 से, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, ये जाएगा आपका 17 से। 17 चौको 68, 68 का 8 बचा 6, 17 तिया 51, 51 17 तिया 51 और बचा आपका 11, 17 पंजे 86, 17 छिंगा 17 सत्ते आपका 119। अब हम इसे करते हैं किससे, 19 से। 19 दूनी 38, 38 बचा आपका 5, 19 तिया 57 और 23, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 × 19 × 23। यही क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो डियर हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या आप सबका क्वेश्चन नंबर 1 से क्या रिलेट करता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। यानी कि पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करो, फिर उनके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। तो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए संख्याओं के हम क्या करते हैं, आंसर बराबर पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 फिर 3 3 × 3 फिर आया आपका 15, 3 पंजे 15 5 × 5 फिर आया आपका कितना 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड किए 3 सत्ते 21 7 × 7। हमारा क्या आया 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 और 15 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 1 और 21 बराबर 3 गुणा 7 गुणा 1। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमें किसी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना होता है तब हम क्या करते हैं उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो जिन संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो उन अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आपकी कॉमन होती है वही क्या है, वही संख्या क्या है आपका एचसीएफ होती है। तो हमारा 3 कॉमन है और 1 तो सब में कॉमन होता ही है। तो देखो हमारा एचसीएफ बराबर होगा, इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या आया आपका 3 × 1 बराबर हमारा एचसीएफ आया हमारा 3, ठीक है। तो आई होप आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा। तो देखो किसी संख्या का आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आपकी कॉमन आती है वही क्या आपका एचसीएफ होती है। फिर अब हम चलते हैं किसकी तरफ,
LCM की तरफ। LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि देखो 3 कॉमन आया, जो संख्या आपकी कॉमन आ गई पहले उसे ले लेते हैं। फिर जो कॉमन नहीं आता है तो आपको 2 और 2 कॉमन नहीं आया, गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो अब हम इनकी गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू इसका हमारा आपका एलसीएम आया आपका 420। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 17 गुणा 1। 23 के होते हैं आपके 23 गुणा 1। 29 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं आपका 29 गुणा 1। तो देखो एचसीएफ क्या होगा आपको पता ही है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसमें जो संख्या कॉमन होती है वही क्या आपका एचसीएफ होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, 1 है। और आपका हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम बराबर पहले जो संख्या कॉमन आई वो क्या आई, 1। फिर जो कॉमन नहीं आ रहा तो 17 नहीं आया कॉमन, और गुणा 17 नहीं आया कॉमन आपका, गुणा 23 नहीं आया कॉमन, गुणा 29 नहीं आया कॉमन। देखो जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो देखो मैं गुणा करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो गुणा करके आएगा आपका, गुणा करके आएगा आपका 11,333। तो हमारा एलसीएम आएगा 11,339, ठीक है। तो आपका एलसीएम बराबर आएगा 11,339। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कि 8 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। और 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 1। और 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 1। तो आपका एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर होगा आपका, इनमें सभी में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आता है, तो एचसीएफ हो गया आपका 1। एलसीएम बराबर क्या होगा आपका, कुछ पहले 1 कॉमन आ गया, गुणा जो संख्या कॉमन नहीं आई तो 2 भी कॉमन नहीं आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये कॉमन नहीं आया। तो ये जो आपका कॉमन नहीं आता वो सब क्या आपका एलसीएम होता है। हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम बराबर क्या आएगा, 8 इंटू 25 इंटू 9। तो हमारा एलसीएम बराबर आएगा 1800। हमारा एलसीएम बराबर आएगा 1800। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है बेसिक लेवल से समझ में आ गया होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, जो संख्या कॉमन आती है वो जो संख्या कॉमन आती है वो आपका एचसीएफ होती है। जो संख्या कॉमन नहीं आती है तो हम उसे क्या करते हैं, उनका गुणा, और जो कॉमन आ चुकी है उन सभी का गुणा एलसीएम होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो डियर, अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो हमारा एग्जाम्पल 4 क्या कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यानी कि आपको ये तीनों संख्या दी है, इनका क्या है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, क्या होंगे, 3 3 एकम 3, ठीक है। अब हम 72 के करते हैं, 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे आपका 2 से 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से करा हमने, कितने आ गया आपका, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करा आपका 9। फिर 3 से करा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तब हमारा आता है 120 का भाज्य गुणनखंड करते हैं हम, 60। फिर 2 से करा 30। फिर 2 से करा 15। फिर कितने से करते हैं, 15, 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 6 बराबर कितना आया आपका, 2 गुणा 3 गुणा 1। और 72 बराबर आया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। और 120 बराबर आया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमारा एचसीएफ बराबर क्या होगा, आप जानते ही हैं एचसीएफ बराबर होगा क्या, जो संख्या इन तीनों में कॉमन आएगी। पहला तो देखो 2 कॉमन आ गया इन तीनों में, फिर क्या कॉमन आ रहा है, फिर 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 1, एक तो सब में कॉमन ही होता है, ऐसे आ गया हमारा 6। और एलसीएम क्या आएगा आप जानते ही हैं, एलसीएम क्या होता है हमारा
कि जो संख्या कॉमन है उन्हें कॉमन ले लो, फिर जो कॉमन नहीं उन्हें भी ले लो। तो 2 गुणा 3 गुणा 1। अब कॉमन क्या नहीं निकला इन दोनों में से? क्या कॉमन निकल रहा है? अब देखो इन दोनों में से निकल रहा 2 कॉमन, फिर 2 कॉमन। तो हमने क्या करा, फिर से 2 को ले लिया, गुणा 2 ले लिया, यानी ये 2 ले लिया फिर से कॉमन। अब 3 और 5 कॉमन नहीं आ रहा है, गुणा 3 गुणा 5, ये क्या हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। तब हम इनकी गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 60 दूनी 120 और 12 तिया 36। तो हमारा एलसीएम आ रहा 360। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या दिया था, संख्या 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया था। हमने इनके एलसीएम वो अभाज्य गुणनखंड करे, फिर इनका एचसीएफ ज्ञात करा जो संख्या कॉमन आई, फिर क्या है हमने एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो संख्या कॉमन आई उन्हें ले लिया, फिर जो बाद में अन्य दो संख्याओं में जो कॉमन आई उन्हें ले लिया। उसके हिसाब से हमने क्या करा, एलसीएम ज्ञात करा। तो हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है, इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात हो गया है। तो आई होप आपको ये एग्जाम। तो देखिए डियर, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इनकी जांच करो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है। तो देखो डियर, आपसे सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमने आपको संख्या दी है, इन संख्याओं के आपको क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो देखो इन संख्याओं में आपकी पहली संख्या क्या है, आपको 26 है। पहली संख्या कितनी दी आपकी, पहली संख्या बराबर कितनी है आपकी 26 है, और दूसरी संख्या बराबर कितनी है आपकी 91 है ना। तो आपसे क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो आपको देखो पता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, क्या आएगा आपका 26 के अभाज्य गुणनखंड की है तो 13, 13 एकम 13 ये, और 91 आ गया। हाँ, और 91 के करते हैं हम तो क्या आता है 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो हमने 26 के अभाज्य गुणनखंड करे तो आपका क्या आया 2 गुणा 13 गुणा 1, और 91 के करे हमने तब क्या आया आपका 13 गुणा 7 गुणा 1। तो अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, आपको अब क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम पहले, और उनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या है जो संख्या कॉमन आती है उस संख्या को कॉमन ले लेते हैं। तो आप इसमें कॉमन क्या आ रहा है 13 और 1 क्या कॉमन आ रहा है हमारा, आपका एचसीएफ होगा 13 गुणा 1, तो बराबर हो गया आपका एचसीएफ बराबर 13। अब हमें दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, पहले जो संख्या कॉमन आ जाती है हम उसको ले लेते हैं, 13 और 1 कॉमन आ गया, फिर जो संख्या कॉमन नहीं आती उसे भी ले लेते हैं। तो अब हम क्या कॉमन नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा और 7 नहीं आ रहा है। जब हम इसका गुणा करते हैं तो क्या आएगा आपका 182 क्या है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, हमने एचसीएफ एलसीएम तो ज्ञात कर दिए। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि पहली संख्या का जब हम दूसरी संख्या में यानी 26 का हम 91 में जब गुणा करते हैं तो वो गुणा जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं जांच कर लेते हैं, जो उन्होंने बोला कि जांच करके बता दो, एक बार श्योरिटी करके बता दो। जांच करते हैं हम क्या, तो सूत्र होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होती है। ठीक है, तो ये क्या आपका फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या का, जब हम दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तो वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ऐसा सच में है इस क्वेश्चन में। तो हमने पहली संख्या क्या हमारी 26 है, 26 का जब हमने 91 में गुणा किया हमारा एचसीएफ और एलसीएम कितना आता है, एचसीएफ आता है आपका, एलसीएम आ गया 182 गुणा 90 कितना है आपका 13। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की गुणा करते हैं 26 की 91 में करते हैं 6 2 गुणा 9 5 9 6 का 5 9 दूनी 18 5 23, तो 6 6 2 3। तो देखो जब आपस में आप गुणा करेंगे तो आएगा 2 6 सॉरी 2 3 और 6 6, और इधर भी आएगा 2 3 6 6। तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ जांच में पता चलता है। अब आप क्या लिखेंगे इसके नीचे, हाँ जांच में पता चला
पहली संख्या को हम माना n1 कह रहे थे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। आप लिखेंगे क्या कि बाद में पता चला पहली संख्या, चलिए लिख ही देते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर है। यानी कि जांच, हमने जब इसकी जांच करी तो क्या पता चला हमें कि पहली संख्या का जब हमने दूसरी संख्या में गुणा करा तो वो एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो देखो आपसे क्या पूछा था, इनके एचसीएफ ज्ञात करने थे और एचसीएफ ज्ञात करके बताना था कि जो आपको ये संख्या दी इनका गुणनफल जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूले से ये होता ही है फॉर्मूला, हमने पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करा दिया और एचसीएफ एलसीएम का गुणा कराया, तो दोनों क्या बराबर आए, तो ये क्या है हमारी जांच में सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डियर देखो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड ऑप्शन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर कितनी है आपकी 510, दूसरी संख्या आपकी आपकी कितना 92। तो आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे ना। हमने 510 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 510 के करें 200, 255, फिर इसके करते हैं हम 3 8 24, 3 5 15, फिर इसके 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 एकम 17, इसके होगा ये। और 92 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं क्या है आपके 2 2 चौको 8, 2 6 12, फिर 2 2 3 23, ये तो हम लिखते हैं 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1 और 92 बराबर 2 गुणा 23 गुणा 1। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको पता है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो संख्या कॉमन होती है वही आपका क्या एचसीएफ होती है, यानी दोनों अभाज्य गुणन, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होती है वही आपकी एचसीएफ होती है। तो 2 गुणा 1 बराबर आपका एचसीएफ आ गया 2। फिर अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो जो संख्या कॉमन होती है उसे ले लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं होता उसे भी ले लेते हैं। तो 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 गुणा बराबर जो आएगा हमारा क्या है, एलसीएम आएगा। तो देखो मैं क्या इतनी पूरी डिजिट का क्या है गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सबका गुणा करने बैठ गया तो क्या है वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर से गुणा कर देता हूँ। आप क्या है फिजिकली आप सभी लोग गुणा कीजिएगा। तो आपका गुणा वो एलसीएम बराबर आया 23,460। आपका एलसीएम बराबर आया 23,460। ठीक है, आपका एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया। तो देखो हमने एलसीएम एचसीएफ एलसीएफ तो ज्ञात कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, जो इसने हमें करने के लिए बोला है। हम जांच करते हैं क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम या एलसीएम गुणा एचसीएफ, बात एक ही है। तो हमारी पहली संख्या क्या है, आपका पहली संख्या है 510 गुणा दूसरी संख्या 92 और हमारा एचसीएफ क्या आया हमारा 2 गुणा 23460। जब आप इसका गुणा करेंगे यही आएगा 2 एकम 2, 2 6 12 को 2 हासिल लगा 1 2 6 8 और 9 2 3 6 और 4। तो आपका आंसर आएगा जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 46920 क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ये आपका बराबर आए तो हम क्या लिखेंगे, हाँ जांच में पता चलता है पहली संख्या का जो हमने गुणा किया वो दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो हमने गुणा करा तो वो क्या है एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणा के बराबर आया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हाँ जांच में पता चलता है पहली संख्या का जब हमने दूसरी संख्या में गुणा करा तो वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर है। ठीक है,
तो डियर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में। तो हमारी पहली संख्या हमें क्या दी है, थर्ड पार्ट में चल रहे हैं। पहली संख्या बराबर कितनी दी है आपका 336, और दूसरी संख्या दी है आपकी कितनी 54। तो हम आपको पता है इनके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इनका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, इसको 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, रह गया 2 छिंग 12, और आपका एक रह गया 2 2 अट्ठे 16, है ना। 2 एकम 2, एक इधर गया 2 छिंग 12, एक इधर गया 2 अट्ठे 16। फिर हम इसे 2 से विभाजित करते हैं, 8 और 4, फिर 2 से विभाजित करते हैं, आपका कितना आया 4 और 2, फिर 2 से विभाजित करते हैं, फिर आया आपका 2 और 1, और फिर हम इसे 3 से करते हैं, 3 7 के, और फिर इसे हम 7 एकम 7, ठीक है। अब हम 54 को भी 44 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से विभाजित करते हैं हम, 2 2 4, 2 7 14, 27 एकम 27, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, और 54 बराबर 2 इंटू 27 इंटू 1। तो आपको पता है हमारा एचसीएफ क्या होगा, जो संख्या कॉमन है भाई क्या आपका एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ बराबर क्या आया, एचसीएफ बराबर आया आपका कितना 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम बराबर 2 कॉमन आ गया। फिर जो संख्या कॉमन नहीं आई, ये 1 2 3 2 3, 1 2 3 गुणा 3 गुणा 7 इंटू 27। तो हम जब इसका गुणा करेंगे तब हमें क्या एलसीएम मिल जाएगा। तो देखो मैं इसका क्या गुणा फिर से नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर देता हूँ, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा। 3 4 7, आपका आया 9072। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना 9072, 9072, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर दिया, अब हम इसकी जांच कर देते हैं। आपको पता है ये जांच करेंगे हम, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमने जब जांच में करा, पहली संख्या क्या है हमारी 336 इंटू दूसरी संख्या 54, एचसीएफ आया आपका 2 इंटू 9072। तो जब हम इसकी वो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, तो हमारा आएगा 18,144 क्या है, दोनों संख्याओं का आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, हाँ जांच में पता चला कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। यानी कि जब हमने जांच करी तो पहली संख्या का जब हमने दूसरी संख्या में गुणा करा तो वह एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो डियर अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो देखो आप कहेंगे कि सर आप पहले एग्जाम्पल भी कर ले रहे हो, क्वेश्चन भी कर ले रहे हो बीच बीच में। तो देखो मेरा क्या पढ़ाने का तरीका है कि जो एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन क्या एक दूसरे से रिलेट होते हैं मैं उन्हें क्या पहले कराता हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसे क्या बाद में लिया है, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एचसीएफ ये दो संख्या दी है 306 और 657, इनका एचसीएफ क्या है 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्या हमें ये दी है, इनका क्या है हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या है इसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, पहली संख्या हमें कितनी दी है, इसे हम n1 ले लेते हैं, कितनी दी है 306, और दूसरी संख्या इसे हम n2 ले लेते हैं, इसलिए ये कितनी दी है हमें 657, ठीक है। और एचसीएफ दिया है हमें कितना 9, एलसीएम क्या है हमें फाइंड करना है। तो देखो आपको पता ही है
ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें चारों चीजें आती हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ, एलसीएम, कौन सी फॉर्मूला है? वो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, है ना। सूत्र है हमारा कौन सा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है। तो पहली संख्या को हमने किससे n1 से दर्शाया, इसे हम ब्रैकेट में n1 लिख देते हैं, और दूसरी संख्या को हमने n2 से दर्शाया तो इसे हम ब्रैकेट में n2 लिख देते हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका n1 यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या n2 यानी दूसरी संख्या और अपॉन में HCF। ठीक है। जब हम इसके मान को आगे फिल करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो हमारा n1 की वैल्यू क्या आती है? 306 इंटू 657 और डिवाइड बाय HCF क्या बताया उनने हमें? 9। तो देखो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9 और 3 धाम 30 और 3 दूनी 6। अब 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, एक इधर का 3 चौक 12। तो जब हम 657 में 34 की गुणा करते हैं क्या आएगा आपका? 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। ठीक है, इसका करा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 छः 18 और 1 19। तो आया हमारा 8 2 3 6 6 12 1 13 हासिल लगा 1 10 और 2 12 और इधर गया 2। तो हमारा LCM बराबर कितना आया है आपका? 2233 क्या है हमारा LCM आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा। तो देखो डियर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। आपको क्या है, दो संख्या दी थी, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, ठीक है, और HCF दिया था इन दोनों संख्याओं का 9। तो आपको LCM पूछा था, तो आपको क्या है, सीधे सीधे देख के पता चल गया कि ये इस फॉर्मूले में जा रहा है। तो देखो इस फॉर्मूले को क्या है, आप थोड़ा हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, तो हमने इसमें रखा फॉर्मूला, हमने एलसीएम निकालना था हमें, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में आ गया एचसीएफ, उसकी वैल्यू फिल करी तो हमारा क्या है, सीधे सीधे एलसीएम आ गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हम आपको एक संख्या दे रहे हैं, संख्या क्या है, वो है 6 की पावर n, और n आपको पता ही है क्या होता है, n बराबर होता है 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर डॉट डॉट डॉट, ये होता है n। वो क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको एक संख्या दे रहे हैं 6 की पावर n, क्या ये 0 पर समाप्त होगी? तो आप कहेंगे, आपको क्वेश्चन होगा कि सर 0 पर समाप्त होगी का क्या मतलब है? तो एक ऐसी संख्या जो जिसके अंतिम में क्या 0 आए, तो वो संख्या कौन सी है? 10। जो ये देखो आपने क्या देखा, ये 0 पर समाप्त होती है, यानी कि संख्या जब एंड होती है तो इसके अंतिम में क्या 0 आता है। तो सबसे छोटी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो क्या है? 10। तो ये कह रहा है कि हमने आपको एक संख्या दी 6 की पावर n, क्या ये भी क्या 0 पर समाप्त होगी? यानी इसमें जब आप n का मान ये फिल करोगे तो क्या है, 0 पर समाप्त होता हुआ मान आएगा। देखो हम 6 में हमने जब n का मान क्या रखा, 1 रखा, हमारा क्या आ गया, 6 ही आ गया। जब हमने 6 का मान 6 में n का मान 2 रखा तो हमारा क्या आ गया, 36। तो आप क्या देख रहे हो, ये क्या 0 पर समाप्ति नहीं हो रही है ना, ये अलग अलग टाइप की संख्या आ रही है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि 6 की पावर n के लिए आपका क्या है, संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो देखो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो देखो जब हम जो ये संख्या क्या है हमारी 10 जो 0 पे समाप्त होती है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से कर सकते हैं, 2 गुणा 5 के रूप के इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा, अतः n के किसी मान, n के किसी भी मान के लिए
6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो हमारा क्या है, हमने क्या बोल लिखा है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड किसके 2 की पावर 5n के रूप में आते हैं। ये है क्या 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, उसके अभाज्य गुणनखंड करें हमने तो किस रूप में आ रहे हैं 2 की पावर 5 के रूप में, है ना। तो देखो जब हमने 6 की पावर n में n के मान रखे तो ये क्या है, इस तरीके के मान ही नहीं आ रहे, क्योंकि इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं 6 के तो वो क्या आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3, ये क्या है 2 की पावर 5 के रूप के आ ही नहीं रहे, इसलिए n के किसी भी मान के लिए क्या है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मेनली देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपसे आपसे इनने एक संख्या दी थी 6 की पावर n, वो बोला था n के ये मान रखोगे तो क्या 10 20 इस तरीके की कोई संख्या आएंगी। तो देखो हमने n के मान रखे 1 2 3, तो हमारे पास संख्या कौन सी मिली, 6 मिली, 36 मिली, फिर हमें मिलेगी 64। तो ये क्या है, इसकी अंतिम संख्या में क्या है 0 आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्या है हमने लिख दिया है अतः n के किसी भी मान के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या ये 7 गुणा 11 गुणा 13 और संख्या ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये पूछ रहा है कि मैंने आपको ये संख्याएं दी हैं तो ये भाज्य संख्या आ रही है, भाज्य संख्याएं तो क्यों है, इसका रीजन बताओ कि किस कारण है ये भाज्य संख्या है। तो देखो अब हम इन संख्याओं को सॉल्व करने से पहले हम क्या है भाज्य अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, भाज्य संख्याएं हम कहते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, यानी कि जो क्या होती हैं खुद के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, वो आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। तो देखो भाज्य संख्याओं के क्या है, जैसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी आपकी 4 है, तो इसके क्या है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। दूसरी भाज्य संख्या क्या है आपकी 6 है, तो इसके भी क्या है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो देखो भाज्य संख्या के क्या है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो यदि इन संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होंगे तो हम सिद्ध कर देंगे कि दी गई संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, तो इसलिए दी गई संख्या हमारी क्या है भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो पहले अब हम इन संख्याओं को सॉल्व करते हैं कि संख्याएं कह क्या रही हैं हमारी। पहली संख्या हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो आपने देखा इन संख्याओं में 7 इंटू 11 हो गया 17 इंटू 13 प्लस 13। तो अब हमारा 13 कॉमन आ गया इन दोनों में से, देखो 13 इसके पास भी 13 इसके पास भी है, तो 17 इंटू 1, इस 1 की जगह 13 कॉमन आ गया प्लस इस 13 की जगह क्या है 1 रह गया, तो 13 बराबर हो गया 17 इंटू 1 इजिकल्स टू 17 1 प्लस 1, ठीक है। तो 13 इंटू कितना हो गया आपका 78। तो आपने क्या देखा जब हमने इस संख्या को सॉल्व किया तो ये क्या है दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आई, यानी कि इस संख्या के क्या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। तो ये क्या भाज्य संख्या की कैटेगरी को फॉलो कर रही है ना। आपने क्या देखा था कि भाज्य संख्याओं के क्या है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो इस संख्या के क्या है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, तो ये क्या है आपका इसे उसको फॉलो कर रही है। तो ये है हम लिखेंगे यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि देखो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि ये संख्या अभाज्य संख्या है क्यों, इसका रीजन बताइए क्यों है। क्योंकि देखो ये संख्या अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इनके क्या 2 से अधिक क्या है, जब हमने इन्हें सॉल्व करा तो इनके क्या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो देखो यदि अभाज्य संख्या नहीं होती तो इनके क्या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड नहीं होते। मैंने अभी आपको सिखाया समझाया ना कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्यों किसे कहते हैं, जिनके क्या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं। तो हमारी संख्या क्या दी है हमें अब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो आपने देखा इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास क्या है 5 कॉमन आ रहा है, हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तब हम इसका गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 चक्को 24। ठीक है, 24 पंजे 120, 120। और आपका कितना हो गया, सॉरी 24 इंटू 6 करते हैं, 7 42, इसको करते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 का 4 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 10। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 इंटू 1028 आ रहा है। तो देखो आपने क्या देखा, ये संख्या के भी क्या है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ सेम यही चीज लिख देंगे, यह संख्या के भी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। संख्या, अब आप यही बात लिख देंगे, यह संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमसे सीधे सीधे कहा था कि दोनों संख्या मैंने आपको दी है, ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताओ, इसका रीजन देना था। तो हम इन संख्याओं को जब हमने सॉल्व करा, इनके क्या है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड आए, इसलिए ये क्या है कि भाज्य संख्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो डियर फ्रेंड, अब हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि ये आपसे क्या कह रहा है, खेल का मैदान है इस तरीके का, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो कितने समय पश्चात प्रारंभिक मिलेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मैदान है, उसके चारों ओर क्या एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक गोल सर्किल वाला मैदान है, जिसकी एक साइड से माना इस दिशा से क्या है, सोनिया सोनिया, ठीक है, और रवि, एक साइड से क्या सोनिया और एक ही साइड से क्या रवि, दोनों ही क्या चलना प्रारंभ करते हैं। तो सोनिया क्या है, इस राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट लगाती है, ठीक है, और रवि लगाते हैं कितना, 12 मिनट। तो ये दोनों कितने समय पश्चात ये क्या है दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। जैसे सोनिया ने यहाँ से प्रारंभ करा चलना और रवि ने भी सेम समय पे स्टार्ट करा, तो रवि तेज चल रहा है तो रवि क्या ज्यादा जल्दी यहाँ, माना रवि क्या है यहाँ पहुंच जाएगा, सोनिया क्या है यहीं पहुंचेगी, क्योंकि सोनिया क्या धीरे धीरे चल रही है, तभी उसे सोनिया को क्या 18 मिनट लग रहे हैं। तो फिर क्या रवि तो फटाक से यहाँ पे आ गया, लेकिन सोनिया क्या धीरे 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 आ रही है, तो रवि भी क्या चलता रहेगा चलता रहेगा, रवि यहाँ पहुंचेगा सोनिया यहाँ पहुंचेगी, तो रवि भी क्या है फिर पीछे से आ जाएगा। तो एक रवि तेज चल रहा है तो सोनिया को क्या है रवि फिर से क्रॉस कर देगा, यानी कि कुछ टाइम बाद क्या एक ऐसा समय आएगा रवि क्या सोनिया के पास फिर से पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि सोनिया तो धीरे धीरे चल रही है और रवि तेज चल रहा है, तो तभी तो उसे 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। तो हमें क्या है इन दोनों का क्या है, क्या ज्ञात करना है हमें, कि वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो ये देखो इन दोनों का हमें मिनिमम समय ज्ञात करना है, कि जैसे रवि चला तो रवि यहाँ पे और सोनिया यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में इतना मिनिमम क्या है समय चल रहा है। रवि यहाँ पहुंचा तो सोनिया यहाँ पहुंची, रवि यहाँ पहुंचा तो सोनिया यहाँ पहुंची, तो क्या है वो मिनिमम समय ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारी इसमें पहली संख्या क्या हो रही है, सोनिया वाली क्या है आपकी संख्या, सोनिया वाली संख्या है आपकी पहली संख्या जिसको कहेंगे हम, वो है 18, और रवि वाली दूसरी संख्या है वो है क्या, इसे n1 मान लो, इसे n2, वो क्या है आपकी 12। तो हमें इन दोनों का क्या है एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि कम से कम समय, यानी कि जैसे रवि यहाँ पहुंचा तो सोनिया यहाँ है, रवि फिर यहाँ पहुंचा तो सोनिया यहाँ आ गई, तो इन दोनों के बीच में कम से कम समय जब क्या है ये दोनों मिल रहे हैं, ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या है एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 3 तिया 9 3 एकम 3 ये 1 और 12 के करते हैं हम 2 6 फिर 3 3 3 एकम 3। तो हमारा क्या आया 18 बराबर 2 गुणा 3 और 9 सॉरी 12 बराबर आया 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इनका क्या है, इन दोनों में
दोनों ही ये क्या है, ये कॉमन आ गई, तो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम ज्ञात करना था ना हमें। एलसीएम मीन्स लोएस्ट नंबर, यानी कि वो कम से कम समय। तो एलसीएम क्या होगा उसमें, वो कम से कम समय होगा, तो वो क्या होगा 2 गुणा 3 है ना। सॉरी, ये गलती कर दी हमने इसमें। इसमें क्या है आपका 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 को फिर से विभाजित करेंगे, आएगा 3, फिर 3 ही कम 3 आएगा, है ना। तो हमारा कितना होगा, ऊपर होगा आपका 2 गुणा 3 है ना। तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 2 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया। अब ये 2 बचा और ये 3 बचा, तो ये 2 आ गया गुणा ये 3 आ गया, तो हमारा एलसीएम बराबर आ गया कितना, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद क्या है, रवि और सोनिया क्या है, आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे एक ही स्थान पर। यानी कि 36 मिनट बाद क्या है वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो हम लिखेंगे 36 मिनट बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः, पुनः यानी फिर से, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको मिनिमम समय निकालना था। तो मिनिमम समय क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ठीक है, हमने वो एलसीएम निकाला, वो कितना आया 36 मिनट। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके ओके, नाइस टू टॉक यू। तो डियर फ्रेंड, अब हम एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। तो देखो हमारा एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो हम एचसीएफ ज्ञात कर वो 96 के क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 से करा 2 चक्को 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करा 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, फिर 2 से करा 12, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, 3 ही कम 3। अब हम करते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से करा 202, फिर 2 से करा 101, फिर 101 इजिकल्स टू ये। ठीक है, तो देखो 96 बराबर हो गया आपका कितना, उस 96 बराबर हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 2 इंटू 5 और आपका 404 हो गया आपका 2 इंटू 1 है ना। तो आपको पता ही है, हम किसी चीज का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में जो दो कॉमन जो चीज कॉमन आती है, तो 2 और 2 तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 1, और 1 भी कॉमन आ रहा है। एक तो देखो सभी में कॉमन होता है, ये आप जानते ही हो। तो हमारा एचसीएफ बराबर हो गया आपका 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखो अब क्या कह रहा है, फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो देखो एलसीएम ज्ञात करने क्या है, एलसीएम ज्ञात करने के क्या है, अब हमारे पास 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम बराबर क्या होगा आपका, एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो संख्या कॉमन आ गई 2 आ गई, फिर 2 कॉमन आ गई। अब कॉमन क्या नहीं आया, ये 3 बार 2 नहीं आया कॉमन, 1 2 3 और 1 सॉरी 3 बार 2 नहीं आया, और 1 3 भी कॉमन नहीं आया, और 101 भी कॉमन नहीं आया। तो आप इनका गुणा करेंगे, आपको पता है इनका क्या है, एलसीएम आ जाएगा। तो देखो मैं क्या है, इनका गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे कैलकुलेट करके क्या आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, 2 4 5 6। तो हमारा देखो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारा एलसीएम आ रहा है आपका, एलसीएम बराबर 9696। हमारा एलसीएम आ रहा है 9696। ठीक है, ये तो है आपका इस तरीके से। एक तरीका ये भी है, क्या है,
हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, तो हमारा सूत्र नहीं है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमारे पास पहली संख्या क्या दी है, या इसका एचसीएफ ज्ञात वो सॉरी एलसीएम ज्ञात करने का दूसरा तरीका ये भी है। पहली संख्या क्या है हमारा, हमने n1 ले ली, कितनी है आपकी 96, कॉमा n2 है आपकी कितनी 404, ठीक है। और आपने एचसीएफ क्या निकाला, एचसीएफ बराबर हो गया आपका कितना 4, और एलसीएम क्या आपको ज्ञात करना है, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। आपको पता ही है हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या यानी कि पहली संख्या को हमने n1 से दिखाया है, पहली संख्या यानी कि n1 गुणा दूसरी संख्या यानी n2 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमें क्या है एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका n1 इंटू n2 डिवाइड बाय आपका HCF। तो जब हम एलसीएम बराबर फिर क्या है मान को फिलिंग करते हैं, एलसीएम बराबर हमारा क्या आएगा, n1 क्या है आपका 96 है गुणा 404 है, और HCF क्या है आपका 4 है ना। तो अब हम इसे करते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। जब हम 24 की हम 404 से गुणा करेंगे तब क्या है हमारा यही आंसर आएगा आपका कितना 9696, हमारा आएगा 9696। तो देखो हमसे इस क्वेश्चन में क्या आया, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा था। तो देखो हमने एचसीएफ तो बता दिया, एचसीएफ आ गया हमारा 4, फिर हमें एलसीएम ज्ञात करना था। तो देखो एलसीएम आपको पता ही हमने एलसीएम ज्ञात कर दिया, पहले जो संख्या कॉमन आई वो निकाल ली, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं आया उनका गुणा करके एलसीएम ज्ञात कर लिया। ये आपका दूसरा तरीका भी है जो आप इस फॉर्मूले से भी क्या है निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इससे भी क्या है आप निकाल सकते हैं। तो देखो बुक में इस तरीके से बताया है, लेकिन हमने क्या दोनों तरीके से कर लिया है। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा।